नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे और इसी के साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाने में आपकी मदद भी करेंगे। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद ज़रूरी है। बात चाहे सोने चांदी की हो या फिर बेस मेटल्स की या फिर एग्री कमोडिटीज़ की, इन तमाम एसेट क्लासेस में किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, इसको समझना भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग की बारीकी को समझने में जोखिम तो कम होगा ही, लेकिन आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाएंगे। इस सप्ताह कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले सप्ताह की शानदार ट्रेडिंग की रणनीति बनाने में हमारे साथ हमारे कुछ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, कुछ गेस्ट भी मौजूद होंगे जो कि आपको मदद करेंगे कि कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कहां कहां पर रणनीति बनानी चाहिए, ट्रेडिंग के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमोडिटी अगले हफ्ते की। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं इस वक्त। रविंद्र राव जुड़े हैं, दीपेश शाह और अनुज गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शो में। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। इस पूरे हफ्ते हमने कमोडिटी मार्केट में देखा कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सोने, चांदी, कच्चे तेल सभी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था और काफ़ी सारे इवेंट्स भी थे जिसके चलते हमने ये एक्शन देखा। लेकिन अगला हफ्ता भी काफ़ी अहम होने वाला है हर एक कमोडिटी के लिए, क्योंकि FOMC की बैठक भी होने वाली है। ओपेक प्लस देशों की बैठक होगी, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ अहम आउटकम होंगे जिन पर कि हमारी नज़र होगी। तो देखना होगा कि उन तमाम इवेंट्स का सोने चांदी की चाल पर, कमोडिटीज़ के जो तमाम एसेट क्लासेस हैं वहाँ पर कैसा पड़ सकता है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि एग्री कमोडिटीज़ में भी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। मानसून की शुरुआत हो चुकी है, देश भर में मानसून आ चुका है, तो उसका भी असर अब कमोडिटी मार्केट में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर सोने से शुरुआत करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस हफ्ते MCX सोने में करीब आधे % से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है और कॉमेक्स गोल्ड में भी इस हफ्ते करीब आधे % से ज़्यादा की तेज़ी थी। महीने भर कॉमेक्स गोल्ड करीब 5.75% तक लुढ़का। सोना 49,056-100 के दायरे में ही कारोबार करता हुआ नज़र आया सोना। इस हफ्ते अगर हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, इस हफ्ते भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ECB की बैठक हुई, ब्याज दरों में पहली बार उन्होंने बढ़ोतरी की और अगला सप्ताह हम देखेंगे कि फेड भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का निर्णय ले सकता है। अमेरिका में जॉबलेस क्लेम्स में बढ़ोतरी होने की संभावना है। US इकोनॉमी की गति धीमी हो चुकी है। ग्लोबल मंदी के डर से मांग पर असर पड़ रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि सोने की चाल पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। एक बार सोने में क्या रणनीति बनानी चाहिए ये हम सभी एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। रविंद्र, पहले आपसे समझना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है सोने पर, किस तरह की चाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक? मेरे हिसाब से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ इस हफ्ते में, जब भी ECB ने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया है। एक्सपेक्टेशन मार्केट का ये था कि शायद 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेगा, बट थोड़ा सा मार्केट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है ECB, और वही हुआ। ECB ने 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक किया, क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स उनको भी है और उस वजह से उसे थोड़ा सा कंटेन करने के लिए थोड़े से एग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि फर्दर रेट हाइक्स होगा इन सितंबर मीटिंग ऑल्सो। तो वो कहीं ना कहीं डॉलर को थोड़ा सा इट हैज मेड द डॉलर लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, और उस वजह से हमने डॉलर में एक फॉल भी देखा था, बट डॉलर हैज अगेन बाउंस्ड बैक, क्योंकि इस अभी ये जो ECB का जो मीटिंग है उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है वो FOMC है, जो कि 27 जुलाई को होगा। तो वो आउटकम भी इम्पोर्टेंट होगा। एक्सपेक्टेशन अगेन, जब भी US का CPI इन्फ्लेशन आया था तभी द एक्सपेक्टेशन वाज फॉर 100 बेसिस पॉइंट्स हाइक, लेकिन उसके बाद तुरंत वो फेड आउट हुआ और अभी फिर से मार्केट का जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है वो 75 बेसिस पॉइंट्स का है। अगर 75 बेसिस पॉइंट्स होता है तो हम फिर से एक बार कमोडिटीज़ में एक बाउंस बैक देख सकते हैं। अगर 100 बेसिस पॉइंट हुआ तो थोड़ा सा वीकनेस फिर से आ सकता है, डॉलर फिर से थोड़ा सा मजबूत हो सकता है। तो मेरे हिसाब से दैट विल बी द क्रूशल इवेंट जिसे हमें वॉच करना चाहिए। और अगर प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन में जो इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड है
वो 1670 1680 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट काफ़ी बार रिवर्स हुआ है और इस बार भी वहीं से रिवर्स हुआ है। तो मेरे हिसाब से वो बहुत क्रूशियल होगा जब तक कि वो होल्ड है। आई थिंक इट्स अ गुड बेट टू गो लॉन्ग, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। 1720 के ऊपर अगर सस्टेन करके आई है तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $1750 तक आएगा। और सिमिलरली एमसीएक्स गोल्ड में एक अच्छा खासा लोअर लेवल्स पे सपोर्ट लेके डबल बॉटम काइंड ऑफ बना के मार्केट फिर से एक रिवर्सल लिया है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में भी आई थिंक 51,000 51,200 तक के लेवल्स एमसीएक्स पे पॉसिबल है। तो लोअर लेवल्स पे बाइंग करना ही सजेस्टेबल है। और जो स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड 50,000 का होगा। और अगर डिप आता है टुवर्ड्स 50,300, आई थिंक बाइंग किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 51,000। ओके, तो ये टारगेट है 51,000 के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर है। इस बीच हमें दर्शकों के भी काफ़ी सारे सवाल मिल रहे हैं, उनको भी शामिल करते हैं और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें 9136934058 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल भी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसके ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक दर्शक का सवाल भी इस बीच हमें आया है और ये सोने पर ही राय जानना चाह रहे हैं। हैदराबाद से महेश ने हमें सवाल भेजा है, गोल्ड पर व्यू दे, क्या आगे भी सोने में गिरावट देखने को मिल सकती है? दीपिन, काफ़ी सारे दर्शकों का सवाल आ रहा है सोने को लेकर इस बीच। जिस तरह से चाल दिख रही है, थोड़ा और गिरने दे तब बाई करना चाहिए, या फिर करंट लेवल सही दिखाई दे रहे हैं बाई करने के लिए, या फिर यहाँ से पे अब तेजी दिख सकती है? क्या सोना बॉटम आउट हो चुका है या फिर अभी थोड़ा और गिर सकता है? आपका क्या व्यू बन रहा है और ट्रेडर्स को क्या सलाह दे रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं ऐसे किसी ट्रेडर को जानता ही नहीं जो एग्जैक्ट बॉटम में बाई कर सके या एग्जैक्ट टॉप पे एग्जिट कर सके। अगर आपको गेम जीतनी है तो आपको गेम में बने रहना होगा। इसका मतलब यह है कि आप टॉप और बॉटम को चेज ना करें और अपने ट्रेडिंग पैटर्न या ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करते रहे विद फिक्स्ड स्टॉप लॉसेस, यही सबसे बेटर रणनीति होगी। और अगर आप इन्वेस्टर है तो एवरी 1,000-1,500 पॉइंट जो भी आपके फाइनेंसेस आपको अलाउ करे वो डिप्स में आप गोल्ड में बाइंग करके चल सकते हैं। अगर मोटा मोटी हम लेवल्स की बात करें तो ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड में और थोड़ी गिरावट आगे जाके अगले 2 से 3 महीने में आ सकती है और 48,000-48,500 के आसपास एक ये साल के लिए बॉटम सही बन सकता है और दिवाली से आपको थोड़ी तेजी का माहौल देखने मिल सकता है। तो अगर आप निवेशक हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडर्स हैं तो जैसे रविंद्र सर ने बताया कि बाउंस बैक या पुल बैक एक्सपेक्टेड है और 50,900 51,000 के लेवल्स आ सकते हैं। तो उसके लिए आप आज शाम को डिप आती है उसमें बाई करें विद फिक्स्ड स्टॉप लॉस ऑफ 50,000 के नीचे, या तो फिर आप मंडे को अगर कोई गैप डाउन मिलता है वहां पे आप बाई करते हैं। ओके, तो ये राय आपको सोने में दे दी गई है और महेश जी आपके भी सवाल का जवाब आपको मिल गया है। और सभी जानकार जितने भी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं सभी फेस्टिव सीजन को लेकर काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं और जब त्योहारी सीजन शुरू होगा फिर वहाँ से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है सोने में। इस बीच चांदी में पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर भी जो पूरा हफ्ता रहा है हमने देखा कि चांदी में भी काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला, करीब 4% की गिरावट चांदी में भी देखने को मिली है और इस हफ्ते एमसीएक्स पर 54,170 से 56,350 का कारोबारी दायरा जो है वो चांदी के लिए निकल कर आया। कॉमिक्स की बात करें तो इस हफ्ते करीब आधा % की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली और महीने भर में करीब 10% से ज़्यादा की गिरावट कॉमिक्स सिल्वर पर देखने को मिली है। ग्लोबल मंदी का डर अब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अनुज, आपसे सवाल लेना चाहेंगे, गोल्ड और सिल्वर इसको लेकर भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो आपको क्या पसंद आ रहा है? ये जो दोनों ही मेटल्स में गिरावट आ रही है, प्रिफर्ड बेट क्या है? और इसी के साथ एक सवाल मेरा और होगा जिस पर कि थोड़ी देर पहले रविंद्र भी बात कर रहे थे, फेड की बैठक को आप किस तरह से वॉच करेंगे? अगर मान लीजिए 75 बेसिस पॉइंट तो सभी को एक्सपेक्टेड है कि ये होना ही है, अगर उसके ऊपर हो जाता है तो फिर सोने में किस तरह की चाल दिखेगी और चांदी पर भी क्या प्रेशर बढ़ता हुआ और नजर आएगा? अनुज, आपसे सवाल था मेरा। देखिए, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों में एक मोमेंटम ट्रेड देखने को मिला है इसमें। गोल्ड ने करीबन कल $1,680 का लो टेस्ट किया और वहां से एक रिकवरी देखने को मिली जब ईसीबी ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए।
कल इंटरेस्टिंगली हमने देखा जो यूएस का डेटा था वो भी थोड़ा सा खराब आया था। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के जो डेटा थे वो थोड़े से नेगेटिव आते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स के अंदर एक गिरावट देखने को मिली और साथ में जो बॉन्ड यील्ड्स थी वहां पर भी हमने थोड़ी सी नरमी का रुख आते हुए देखा। और जिस तरीके से ईसीबी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं तो उससे भी एक डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। तो अल्टीमेटली हमें लगता है कि अभी एक सिचुएशन ऐसी आई है जहां पर हम एक मार्केट के अंदर रिबाउंड देख सकते हैं। गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बाउंस बैक की स्थिति देखने को मिल सकती है। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर जाएं तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है जहां पर हमें रिकवरी देख सकते हैं। 54,000 के आसपास तक चांदी ने लो बनाया था, वहां से मार्केट अब दोबारा से रिवाइव ले रही है। जहां तक फेडरल बैंक का सवाल है, मुझे लगता है कि फेडरल बैंक एक मॉडरेट वे में इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो सभी सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी को रोकने के लिए और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस बार इंटरेस्ट रेट जो है मॉडरेट वे में करीबन 75 पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो और क्योंकि उनका जो मेन टारगेट है वो इन्फ्लेशन को कर्व करने का और जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है उसको सॉल्व करने का, जो कि अभी भी यूएस इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। हमने रिसेंटली देखा था कि यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो करीबन 40 साल के हाईस पे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अभी तक सुधरी नहीं है और हमें लगता है कि उसकी वजह से वो इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली बढ़ाएंगे। मगर अगर हम कमोडिटी मार्केट की तरफ देखें तो ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड हमें लगता है कि है यहाँ पर, क्योंकि प्राइस काफी यहाँ पे करेक्ट हो चुके हैं और एक बार हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बाउंस बैक की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। हालांकि 27 तारीख को इंटरेस्ट रेट है, उनकी जो इस बार की स्टेटमेंट आएगी उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि वो आगे क्या लेके चलते हैं और इसी पर ही कमोडिटी की मूवमेंट डिसाइड हो सकती है। मगर अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है कि मार्केट जो है एक पॉजिटिव वे में ट्रेड होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर ने लोअर लेवल से रिकवर कर रहे हैं और क्रूड के प्राइसेस हम गिरावट देख रहे हैं, वो एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा इकोनॉमी के लिए। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर हमें लगता है कि एक बाउंस बैक की स्थिति जो है वो हम देख रहे हैं। तीसरा बड़ी चीज जो है वो है कंपनीज के नंबर, जो कि हम देख रहे हैं कि सभी कंपनीज काफी अच्छे नंबर्स लेकर आ रही हैं। हमने इक्विटी मार्केट के अंदर रिवाइवल आते हुए देखा है, इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी बहुत यहाँ पर एक्टिव होती हुई दिख रही है। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो मेटल्स के लिए और नॉन मेटल्स के लिए यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि एक पॉजिटिव स्टेप जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है कि मार्केट, अगर हम पर्टिकुलर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर सकती हैं। गोल्ड हमें लगता है कि ऊपर में 50,951 हजार तक के लेवल दिखा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $1740 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 56,000 तक के लेवल अगेन आ सकते हैं और $19 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। ओके, तो ये राय गोल्ड और सिल्वर दोनों पर ही आपको दे दी गई। अगर समअप करने की कोशिश करें तो हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं वो सोने चांदी में इन स्तरों पर खरीदारी करने की ही राय दे रहे हैं। अगले हफ्ते के लिए तेजी और दिख सकती है। तो ये राय गोल्ड और सिल्वर पर। लेकिन कच्चे तेल पर अगर बात करें तो ये हफ्ता क्रूड में भी काफ़ी नरमी देखने को मिली और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देखा गया। 100 के नीचे भी कारोबार करते हुए दिखाई दिया और उसके बाद हमने देखा कि 106, 107 के लेवल्स भी क्रूड ने टच किए। तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी इस पूरे हफ्ते। अगर रिटर्न की बात करें तो 0.5% की गिरावट एमसीएक्स क्रूड में देखने को मिली और 75, 77 से लेकर 83, 50 ये रेंज के बीच कच्चा तेल कारोबार करता हुआ नजर आया। ब्रेंट क्रूड इस हफ्ते करीब 2.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। लेकिन जैसा कि हम देख रहे थे, फिर ईसीबी की बैठक हुई, उसके बाद हमने देखा ब्रेंट क्रूड में एक तेजी भी देखने को मिली आखिरी सेशंस में। राघव, क्या व्यू बन रहा है आपका कच्चे तेल में? काफी ज्यादा उठापटक यहाँ पर भी देखने को मिला है, लेकिन सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन रहा। ब्रेंट क्रूड में हमने तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग तेजी के साथ यहाँ पर मोमेंटम होता हुआ दिखाई दिया। अगर अगले हफ्ते की बात करें तो किस तरह का व्यू बन रहा है? क्या चाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या बड़े ट्रिगर्स होंगे जो कि कच्चे तेल पर असर डाल सकते हैं? जो मेजर ट्रिगर वो एफओएमसी की मीट ही होगी, क्योंकि उससे आई थिंक ऑलमोस्ट जो सारे कमोडिटीज पैक है दैट माइट गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द डॉलर। लेकिन मेरे हिसाब से क्रूड का अगर क्रूड स्टैंडअलोन देखे तो क्रूड में एक बहुत ही ब्रॉड रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं तो एमसीएक्स में अगर हम देखते हैं तो 8,400 के आसपास मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वहां से हम सेलिंग देख रहे हैं और नीचे 7,500, 7,400 से मार्केट में एक रीबाउंड आ रही है। तो अगर नाइमेक्स की बात करें तो नाइमेक्स में भी $90 to $90 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है।
एंड अपसाइड अराउंड से $102-103 का एक बन रहा है। तो मेरे हिसाब से ये रेंज बाउंड मूवमेंट है, क्योंकि जो डिमांड डिस्ट्रक्शन की बातें चल रही है, रिसेशनरी फियर चल रहा है, उसके चलते क्रूड में एक प्रेशर जरूर आ रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रशिया यूक्रेन का जो सिचुएशन है वो अभी भी बैकग्राउंड में है। रशियन ऑयल प्राइसेस कैप करने की अभी भी कोशिश चल रही है, लेकिन उस पर कुछ अभी तक कोई मेजर डिसीजन नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से बैकग्राउंड में अभी भी अनसर्टेनिटी काफी बनी हुई है, एंड आई थिंक उसी वजह से मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है लोअर लेवल्स पर। और अगर ओपेक की बात करें तो ओपेक में भी मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर आउटकम आएगा, कोई प्रोडक्शन चेंजेस होने का कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से क्रूड यही जो ट्रेडिंग रेंज है, ये ट्रेडिंग रेंज में ही ट्रेड करेगा। अगर एमसीएक्स की बात करें तो 8,400 ऑन द लोअर साइड, 7,400 7,500। तो जब तक कि ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, आई थिंक इट विल ट्रेड इन दिस वेरी रेंज। और जैसे मैंने बताया कि अगले हफ्ते में एफओएमसी की जो मीटिंग है वो बहुत क्रूशल होगी। उसके बाद हो सकता है कि एक डायरेक्शन मूव मिले, लेकिन क्रूड में मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन जो है वो थोड़ा सा लंबा चल सकता है, और हमें वेट करना चाहिए एक रेंज ब्रेकआउट के लिए। अदरवाइज ये जो रेंज मैंने बताया वो रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेंज को ही प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। अगले वीक भी एफओएमसी की बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। 3 अगस्त को जो ओपेक प्लस की बैठक भी होने वाली है, उसमें भी ज़्यादा कुछ बड़े आउटकम या बड़े सरप्राइजेस का अनुमान नहीं किया जा रहा है। दिपिन, आप भी क्या रविंद्र के साथ जाना चाहेंगे या फिर कुछ अलग व्यू शेयर कर रहे हैं? क्या सलाह देंगे आप? क्रूड में किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए इन स्तरों पर? देखिए, मैं सिर्फ थोड़ी बातें ऐड करना चाहूंगा। व्यू काफी सिमिलर है, बड़ी रेंज एक डेवलप हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि 7,400 के नीचे मार्केट जा नहीं रहा है, लेकिन मार्केट 8,400 8,300 के आसपास आता है, वहां से फिर से गिरावट आते हुए देखती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में फंस चुका है। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, काफी सारे फैक्टर्स रविंद्र जी ने राइटली पॉइंट आउट किए हैं। लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि जब तक कि 8,400 पे सिर्फ रेजिस्टेंस अभी डेवलप हो गया है, तो कोई भी बाउंस आती है 8,000 के पास, 8,100 के पास, तो दर्शकों को थोड़ी ऑप्शंस में एक्सपर्टीज डेवलप करके पुट्स बाय करके चलने चाहिए, जहाँ पे आप प्रीमियम भरते हैं और उसका रिस्क लिमिटेड हो जाता है। और नीचे अगर आपको डाउन साइड मिल जाती है तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा यही सुझाव होगा कि थोड़े ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें, उसको सीखें, और क्रूड और नेचुरल गैस में ऑप्शंस की तरफ ट्रेडिंग करने में थोड़ी रुचि दिखा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय कच्चे तेल में दे दी गई है। इस बीच एक दर्शक का सवाल भी आया है, अनुज आपसे लेना चाहेंगे। भिलाई से ओम प्रकाश जी ने हमें सवाल भेजा है क्रूड पर ही। क्रूड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट किस रेंज में रहेगा, क्या व्यू बन रहा है आपका, और इनको क्या सलाह देंगे आप? देखिए, क्रूड के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना है। साथ में अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो डेफिनेटली जिस तरीके से कोरोना वायरस केसेस बढ़े हैं, तो डिमांड थोड़ा सा यहाँ पे आउटलुक नेगेटिव होता हुआ दिखा है, डिमांड कम हो सकती है। उसकी वजह से हमने देखा है कि क्रूड के भाव कंटिन्यूसली नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 दिनों में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 4 से 5% की गिरावट हम क्रूड में देख चुके हैं। हमें लगता है कि क्रूड के प्राइसेस में अभी जो ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, बट हमें लगता है कि मार्केट उसको ब्रीच करता हुआ दिखाई देगा, और नीचे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 95 से लेकर $93 तक के लेवल ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ पर मेरी सलाह बिकवाली की ही रहेगी। अगर भाव थोड़े से ऊपर आते करीबन 7,700 7,800 के आसपास, तो बिकवाली का ट्रेड लें। 8,100 का स्टॉप लगा है, टारगेट नीचे हमें लगता है 7,200 से लेकर 6,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव डेफिनेटली ट्रेंड बना है। हमें लगता है कि यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड आपको एनर्जी सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के आपको लेवल्स बता दिए गए हैं। 8,100 का स्टॉप लॉस लगाइए, 7,200 तक के लेवल्स तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये व्यू यहाँ पर आप बन रहा है। कुछ और भी दर्शक के सवाल शामिल कर लेते हैं। ग्वालियर से हमें एसके बंसल जी ने सवाल भेजा है। रविंद्र जी, आप इनको सलाह दीजिए, अगले सप्ताह के लिए ये लेड पर आउटलुक जानना चाह रहे हैं, क्या व्यू बन रहा है आपका लेड पर? रविंद्र, आपको आवाज आ रही है?
अच्छा, ये मेरे लिए सवाल था, आई एम सॉरी। ओके, लेड में मेरे हिसाब से जी जी, ग्वालियर से सवाल भेजा है जी। लेड में मुझे लगता है कि एक इट इज़ वेरी मच इन द रेंज। लेड में कोई ज़्यादा मोमेंटम आया नहीं है। अगर हम ओवरऑल इसका मोमेंटम देखें तो लाइक नीचे से एक 166 से एक बाउंस बैक तो आया है, बट मेरे हिसाब से एक गैप है टुवर्ड्स 183, 184। एक बार पॉसिबिलिटी है कि जो दूसरे कमोडिटीज है, अगर उसमें एक बाउंस बैक आता है तो लेड में भी एक बाउंस बैक आ सकता है। बट आई वुड से आफ्टर अ वेरी बिग कंसोलिडेशन एक ब्रेक हुआ है, तो मेरे हिसाब से 182, 183 से फिर से एक बार इसमें सेलिंग आ सकती है। सो एक पुल बैक आ सकता है टुवर्ड्स 182, बट वहाँ पे फिर से एक बार इसे शॉर्ट करना चाहिए। इसका जो थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम शुरू हुआ है, दैट विल गो ऑफ ओनली अबव 188। तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक पुल बैक टुवर्ड्स 183, 184, वहाँ पे फिर से इसमें सेलिंग आ सकती है फॉर 175, 176 लेवल्स। 188 के ऊपर फिर से बुलिश हो जाएगा। 188 के ऊपर निकला, फिर यहाँ पर तेजी दिख सकती है, वरना यहाँ पर सेल ऑन राइज की रणनीति अपना कर आप चल सकते हैं। MCX लेड अगर हम देखें, इस पूरा हफ्ता 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। लेड का कारोबारी जो दायरा था 174 से 179 के बीच का रहा है, तो ये एक व्यू लेड पर निकल कर आ रहा है। लेकिन बेस मेटल्स के लिए अगर पूरा हफ्ता देखें तो काफ़ी मिक्स्ड कारोबार यहाँ पर देखने को मिला है। कॉपर परफॉर्मर था इस बीच, करीब 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है, और कॉपर कारोबार का दायरा भी जो था वो 615 से 637 के बीच देखने को मिला है। इसके अलावा निकेल में कमज़ोरी थी, करीब 0.5% से ज़्यादा की कमज़ोरी निकेल में देखने को मिली है। जिंक में करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, और एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी इस पूरे हफ्ते रही है। दीपेन, आपका क्या व्यू बन रहा है? अगर बेस मेटल स्पेस की बात करें तो कौन से स्पेस आपको पसंद आ रहे हैं, कौन सी कमोडिटी पसंद आ रही है? ट्रेडिंग की सलाह कहाँ पर देंगे आप? देखिए, अगर ट्रेडिंग की बात करेंगे तो राइट ही आपने पॉइंट आउट किया कि काफ़ी मिक्स रहा है ये हफ्ता, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव ही चल रहा है। तो अगर कॉपर आपको 640, 645 के आसपास पुल बैक में मिलता है तो वहाँ पे आप थोड़ी सेलिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो लगभग 215, 218 के आसपास काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, वहाँ पे भी आप थोड़ी शॉर्ट सेलिंग की ये कर सकते हैं। जिंक एक आइडियल कमोडिटी है, आप देखेंगे कि कोई भी बाउंस बैक आ रहा है तो वहाँ पे आपको सेलिंग देखने मिल रही है। तो अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस है, थोड़ी बेरिशनेस है। तो अगर आपको थोड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं, शॉर्ट सेलिंग में बाउंसेस देखने मिलती है प्राइजेस में, तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग के लिए जिंक हमारी सबसे टॉप पिक रहेगी, लेकिन सिर्फ स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करें, और शॉर्ट सेलिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं तो ही शॉर्ट सेलिंग की अटेम्प्ट करें। ओके, तो जिंक अच्छा लग रहा है, इन स्तरों पर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इस बीच हमें एग्री स्पेस से भी कुछ सवाल आ रहे हैं। MP से हितेश जी ने भेजा है, कॉटन सीड ऑयल इन्होंने खरीदा हुआ है 2560 के लेवल पर, क्या 2800 तक आ सकती है? ये सवाल है इनका। अनुज जी, क्या सजेस्ट करेंगे आप? कॉटन सीड पर क्या राय देंगे? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में हमने एक रिकवरी का ट्रेंड आते हुए देखा है। हमने कल भी देखा कॉटन सीड ऑयल केक में रिकवरी देखते हैं। हमें लगता है कि डेफिनेटली 2750 खरीदारी यहाँ लौट दी है। फिजिकल के अंदर भी हमने डिमांड देखी है। हमें लगता है कि जल्दी ही आपको 2750 से लेकर 250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर जो ट्रेंड है वो एक पॉजिटिव वे में है। खरीदारी का हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय यहाँ पर दे दी गई है। इसके अलावा स्पाइसेस पर देखेंगे तो यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में हमने देखा कि अच्छी तेजी देखने को मिली, खासकर जीरा और धनिया में। रविंद्र, आपका क्या व्यू बन रहा है? एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आपकी नज़र कहाँ पर है? मेरे हिसाब से जो बेस्ट परफॉर्मिंग कमोडिटी एज ऑफ नाउ है वो जीरा है, क्योंकि जीरा में हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा है। 24,210 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बार 25,000, 25,500 तक के लेवल्स इसमें पॉसिबल है। बट थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले। बट हमें लगता है कि अगर कोई भी इसमें डिप आता है टुवर्ड्स से 23,700, 23,800, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ऊपर में 25,000, 25,500 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, तो 25,000 25,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जीरा में अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, तेजी और भी बन सकती है, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे साथ रविंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में शामिल होने के लिए। दीपेन जी, अनुज जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जी नाउ स्वदेश पर जारी रहेगा। नमस्कार।